भारत माता की, भारत माता की। मंचावर बसलेले शिवसेनेचे नेते श्री उद्धव ठाकरेजी, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस जी, भाजपाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपीनाथ जी मुंडे, श्री रामदास आठवले जी, श्री विनोद तावड़े जी, श्री आशीष शेलार जी, श्री राजू सेठी जी, श्री महादेव जानकर जी, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के, शिवसेना के, ये महायुति के उम्मीदवार डॉक्टर किरीट सोमैया जी, गजानन कीर्तिकर जी, गोपाल शेट्टी जी, बेटी पूनम महाजन जी, अरविंद सावंत जी, राहुल शेवाड़ी जी और विशाल संख्या में आए हुए भारत के भाग्य विधाता मेरे भाइयों और बहनों, छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमी असलेला महाराष्ट्रातील मुंबईकर जनतेला माझा नमस्कार। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरच्या चैत्यभूमीला माझी वंदना। मला आज मनापासून स्वर्गीय श्री बाळासाहेब ठाकरे यांची आठवण होते आहे। आम्ही सर्वांना ते ऊर्जा देत आहेत। भाइयों बहनों, हम लोगों की ये पहली कसौटी है जब हमें सशरीर बाला साहब जी का मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं है, और जब बाला साहब का मार्गदर्शन हमें उपलब्ध नहीं है तब हमारी जिम्मेवारी जरा ज्यादा बढ़ जाती है। बाला साहब थे तो हमें कोई चिंता नहीं थी, सब हो जाता था, लेकिन अब नहीं है तो फिर पहले जितना करते थे उससे सैकड़ों गुना कर करके इस पहले ही चुनाव में बाला साहब जी को जहां हो वहां संतोष मिले ऐसा काम करके दिखाना। भाइयों बहनों, ये 2014 का चुनाव हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास में हर प्रकार से अनोखा चुनाव है। ये चुनाव पॉलिटिकल पार्टियां नहीं लड़ रही है, ये चुनाव उम्मीदवार नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव देश की कोटि कोटि जनता लड़ रही है। राजनीतिक दलों से जनता 10 कदम आगे है।
उम्मीदवारों से जनता 100 कदम आगे है। और भाइयों बहनों, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, मैं लगातार भारत भ्रमण कर रहा हूं और मैं विश्वास से कहता हूं कि इस बार देश में कई राज्य ऐसे होंगे जिसमें कांग्रेस का और उनके साथी दलों का खाता भी खुलने वाला नहीं है। और देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा जिसमें कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट को छू पाए। कांग्रेस के पूरे इतिहास में कांग्रेस का ऐसा पतन कभी नहीं हुआ जो पतन इस चुनाव में होने वाला है। भाइयों बहनों, मैं विशेष रूप से बहुत चिंता अनुभव करता हूं। एक के बाद एक जो चीजें सामने आ रही है, ये लोग इस देश को क्या मानते हैं जी? 125 करोड़ देशवासियों को क्या मानते हैं ये लोग? कैसा अहंकार है। भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं से उनका कोई लेना देना नहीं। वे जनता को अपनी जेब में मानते हैं। वे अपने आप को जनता को जवाबदेह नहीं मानते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, सवाल ये नहीं है कि सत्ता किसकी रहे किसकी न रहे। सवाल ये नहीं है कि सत्ता किसकी आए और किसकी ना आए। सवाल ये है 125 करोड़ देशवासियों का भाग्य क्या होगा, आपकी जिंदगी का क्या होगा, आप जीवन किसके भरोसे जियोगे। भारत की आजादी के लिए जान न्योछावर करने वाले लोग इसलिए तो बलि नहीं चढ़े थे जो हमने देश का हाल कर दिया है। हमारे राहुल भैया कहते हैं भैया कांग्रेस एक सोच है। वो कहते हैं भैया कांग्रेस एक सोच है। मैं कहता हूं कांग्रेस सोच में पड़ गई है। और आपकी सोच क्या है? आप ही ने तो कहा था भारत एक मधुमक्खी का छत्ता है। भाइयों बहनों, ये उनकी सोच है कि भारत ये हनी बी है, मधुमक्खी का छत्ता है। हमारे लिए भारत ये मां है, मां। हमारे लिए भारत ये मातृभूमि है। आपके लिए भारत ये मातृ भूमि है। हमारे लिए ये मातृभूमि है, आपके लिए मातृभूमि है।
हमारे लिए ये मदरलैंड है, आपके लिए ये मदर्स लैंड है। हमारे लिए भारत ये मां है, आपके लिए भारत आपकी मां का है। ये तो सोच है। आप जिस सोच की बात करते हो, ये सोच है। भाइयों बहनों, मैं लगातार 6 महीने से कुछ मुद्दों पर चर्चा कर रहा हूं। मैं कहता हूं, देश के नौजवानों को रोजगार के लिए सोचना पड़ेगा। इतना बड़ा देश, 70 करोड़ से ज्यादा नौजवान रोजगार के लिए तरस रहे हैं। मैं कहता हूं इस पर चर्चा हो जाए। वो कहते हैं सेक्युलरिज्म का क्या। मैं कहता हूं लाखों लोगों को 2 टाइम खाना नहीं मिलता है। वो कहते हैं सेक्युलरिज्म का क्या। मैं कहता हूं लोगों को झुग्गी झोपड़ी में भी जगह नहीं मिल रही है, कम से कम जिंदगी गुजारने के लिए जगह तो मिल जाए। वो कहते हैं सेक्युलरिज्म का क्या। मैं कहता हूं माताओं बहनों को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले। वो कहते हैं सेक्युलरिज्म का क्या। भाइयों बहनों, जब उनके पास सवालों के जवाब नहीं होते हैं, जब वो जनता को जवाब देने की ताकत में नहीं होते हैं, तब वे बंकर में घुस जाते हैं, सेक्युलरिज्म के बंकर में घुस जाते हैं और चमड़ी बचाने का खेल करते हैं। ये आपकी घीसी पीटी टैप रिकॉर्ड अब देश न सुनने को तैयार है, न स्वीकार करने के लिए तैयार है। देश को जवाबदेह सरकार चाहिए। देश को काम करने वाली सरकार चाहिए। देश को नौजवानों का भाग्य बदलने वाली सरकार चाहिए। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आपको दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, आपको दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? आपको दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? अरे मेरे मुंबई के भाइयों बहनों, मैं आपको ये नहीं पूछ रहा हूं किसकी सरकार चाहिए, मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कैसी सरकार चाहिए। आपको दिल्ली में ढीली ढाली सरकार चाहिए? जरा बताओ ना। ढीली ढाली सरकार चाहिए, मरी पड़ी सरकार चाहिए, अस्पताल में पड़ी सरकार चाहिए, मां बेटे के ऑक्सीजन पर चलने वाली सरकार चाहिए, मां बेटे के रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार चाहिए? भाइयों बहनों, देश को मजबूत सरकार चाहिए। देश को मजबूत इरादों वाली सरकार चाहिए। देश को हिम्मत के साथ मजबूत कदम उठाने वाली सरकार चाहिए। अगर भाइयों बहनों ऐसी ही सरकारें रही, और हाल तो देखिए, अभी 2 दिन पहले मैं पूरे दिन भर हंसता रहा, अकेला अकेला भी हेलीकॉप्टर में मुस्कुराता था। क्यों? तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने पत्रकार वार्ता की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देश को सूचना दी, देश को जानकारी दी,
महत्वपूर्ण जानकारी जो 10 साल से देश को नहीं बताई थी, जाते जाते बता दिया कि प्रधानमंत्री 10 साल में 1100 बार बोले थे। भाइयों बहनों, ऐसी सरकार पे रोना कि हंसना कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप निर्णय करिए, क्या आपको आपके मां बाप को जैसी जिंदगी जीनी पड़ी वैसी ही जिंदगी जीना है क्या? आपके मां बाप को जो तकलीफ हुई, आप भी वही तकलीफ झेलना चाहते हैं? कोई नहीं चाहता है जी। हर एक के अपने सपने हैं, हर एक के अपने इरादे हैं। कोई तो हो जो चिंता करे। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी गरीबों के नाम पर वोट बटोरने का काम करती रहती है। और आजकल हमारे राहुल भैया कहते हैं कि गरीबी से लोग बाहर आ गए। आपको पता है, पहले हमारे देश में रेलवे में फर्स्ट क्लास रहता था, सेकंड क्लास रहता था, थर्ड क्लास रहता था। और डिब्बे के बाहर फर्स्ट क्लास हो तो एक लाइन रहती थी, सेकंड क्लास है तो 2 लाइन रहती थी, और थर्ड क्लास हो तो 3 लाइन रहती थी। फिर लगा उस समय के नेताओं को ये थर्ड क्लास जो है ना, वो बेइज्जती करता है, देश का स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर गया है। तो उन्होंने क्या किया, वो तीसरी लाइन हटा दी। और फर्स्ट और सेकंड, रेलवे में फर्स्ट और सेकंड 2 ही लाइन रहती है, तो उन्होंने डिब्बे की लाइन हटा करके देश का स्टेटस ऊपर कर दिया। ये ईमानदारी है क्या? ये ईमानदारी है क्या? उसी प्रकार से इन्होंने गरीबी की रेखा को ही ऊपर से नीचे ले आए ताकि संख्या कम हो जाए। ये आंख में धूल झोंकने का पाप क्यों करते हो भाई? ये लीटियां बनाने से, लीटियां बिगाड़ने से जिंदगी न बनती है न जिंदगी बिगड़ती है। उसके तो जीवन में परिवर्तन आएगा, तब उसको पता चलेगा कि बदलाव आया कि नहीं आया। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कि अगर आपने ताजमहल नहीं देखा तो मन करता है चलो ताजमहल देखने के लिए चले जाएं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और यह भी मन करता है कि कैमरा लेके जाएं, ताकि ताजमहल के बगल में खड़े रहेंगे, फोटो निकालेंगे, दोस्तों को दिखाएंगे कि हम ताजमहल देखा था। जिसने ताजमहल देखा नहीं, उसका मन करता है ताजमहल देखने के लिए जाने का, और मन करता है वो यादें हमेशा हमेशा बनी रहे, इसलिए फोटो निकालता है। उसी प्रकार से राहुल भैया के लिए गरीब एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है। वे गरीब घर जाते हैं देखने के लिए कि गरीब होता क्या है, गरीब रहते कैसा है, क्या गरीब को 2 पैर होते हैं कि नहीं होते हैं, गरीब को 2 हाथ होते हैं कि नहीं होते हैं, गरीब को जुबान होती है कि नहीं होती है, गरीब को पेट होता है कि नहीं होता है। ये देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि देखा नहीं ना गरीबी क्या है, देखा नहीं। सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए, उनको गरीबी क्या मालूम भैया। और इसलिए, और जैसे आप ताजमहल देखने के लिए कैमरा वालों को लेके जाते हो, वे भी सारे मीडिया को लेकर के जाते हैं। और एक आध बच्चा नहीं है तो लाते हैं अगल बगल से, गोद में बिठा करके फोटो निकालते हैं। और इतना कम तो उस दिन का उस गरीब का सारा खाना भी खा जाते हैं। भाइयों बहनों, इनके लिए गरीब ये टूरिज्म है।
और चुनाव आते ही गरीब 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 के नातरे बोलते रहते हैं। उनकी सोच है और मैं उनके शब्द कहता हूं, एक भी शब्द मेरा नहीं है। राहुल भैया कहते हैं कि हम जब तक गरीब की बात नहीं करते हमें मजा नहीं आता है। वाह, जैसे आप क्रिकेट की बात ना करें तो मजा नहीं आता, कोई नई मूवी आ गई और बात नहीं किया तो मजा नहीं आता, वैसे उनको मजा करना है, रिलैक्स होना है तो गरीब की बात करते हैं। जिनके लिए गरीब ये आनंद प्रमोद का मजाक, आनंद का विषय हो, उनकी गरीब के लिए सोच क्या होगी। भाइयों बहनों, उनके लिए गरीब की बात न करे तो मजा नहीं आता, और हम गरीब के लिए सोचते हैं तो नींद नहीं आती है। ये फर्क है, आप में और हमारे में ये फर्क है। और राहुल भैया कहते हैं कि गरीबी बरीबी कुछ होता नहीं है, गरीबी ये तो सिर्फ मन की अवस्था होती है, स्टेट ऑफ माइंड होता है। वाह, क्या सीन है। क्या करें ऐसे लोगों से भाई, ये आपका भला करवाएंगे क्या? आपकी जिंदगी में बदलाव लाएंगे क्या? एक कैसे देश की आंख में धूल झोंकते हैं। पहले तो धूल झोंकते थे, अभी नया प्रयोग शुरू किया है उन्होंने पार्लियामेंट में, अब धूल नहीं झोंकते, मिर्ची झोंकते हैं। पिछले पार्लियामेंट में शुरू किया है उन्होंने। उनको लगता है कि धूल झोंकने से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए मिर्ची झोंकते हैं आंखों में। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने 2009 के उनके धोखा पत्र में, वो घोषणा पत्र नहीं है, धोखा पत्र है, धोखा पत्र में उन्होंने कहा था कि देश के नौजवानों को 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। ये उन्होंने लिखित में कहा है। 5 साल पूरे हो गए, क्या भारत के नागरिक के नाते उनसे जवाब मांगना ये हमारा हक बनता है कि नहीं बनता है? जरा बताइए ना, हमारा हक बनता है। उन्होंने जवाब देना चाहिए, जवाब नहीं दे रहे। अहंकार, अहंकार के कारण जवाब नहीं दे रहे। भाइयों बहनों, 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था। यहां कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? जरा बताओ ना, आप में से कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? आप किसी को जानते हो जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? आप मुझे बताइए, इन्होंने आपसे धोखा किया कि नहीं किया? झूठ बोले कि नहीं बोले? क्या झूठ बोलने वालों पे भरोसा करोगे क्या? धोखा करने वालों पे भरोसा करोगे क्या? भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी को 6 साल सरकार चलाने का अवसर मिला था। 6 साल में अटल जी ने 6.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया था। ये मां बेटे की सरकार 10 साल से बैठी है, 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पाई है। ये झूठे वादे करते हैं और जवाब नहीं देते। भाइयों बहनों, प्रतिभाताई पाटिल राष्ट्रपति महोदया थी। 2009 में संसद के संयुक्त अधिवेशन में उन्होंने भाषण किया था कि यूपीए 2 5 साल में स्लम फ्री हिंदुस्तान बनाएंगे, झुग्गी झोंपड़ी से मुक्त हिंदुस्तान बनाएंगे। ये उन्होंने वादा किया था। ये भाषण आप गूगल गुरु के पास चले जाइए, इंटरनेट पे अवेलेबल है। मुझे बताइए भाई, क्या झुग्गी झोपड़ी वालों को घर मिला? जरा बोलो ना। झुग्गी झोपड़ी गई, झुग्गी झोपड़ी वालों की जिंदगी में बदलाव आया? ये झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं?
बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? भाइयों बहनों, इन पे भरोसा कैसे करें? आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में रेलवे भारत की प्रगति के लिए इतनी अहम व्यवस्था है, देश में किसी सरकार को ये सूझता नहीं है कि इसका कितना महत्व है। कोई समझ नहीं है। आज मुंबई इस स्थिति में पहुंचा है, उसमें रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर मुंबई से रेलवे निकाल दो क्या होता, लेकिन समय रहते इस रेलवे का आधुनिकीकरण किया गया होता, प्रोफेशनलिज्म लाए होते, तो दुनिया के सामने हम सीना तान करके खड़े हो सकते थे और मुंबई में जो दुर्दशा अनुभव करते हैं वो नहीं होती। भाइयों बहनों, जो अनेक काम मेरे दिमाग में है, नई सरकार में क्या होना चाहिए, उसमें रेलवे की एफिशिएंसी, रेलवे की आधुनिकता, रेलवे की मल्टी डायमेंशन उपयोगिता, जिसमें मुंबई जैसे शहरों को विशेष लाभ मिले, ये सपने मेरे मन में है। मैं कभी अकेले रेलवे को लाखों लोगों की जरूरत होती, लाखों लोगों की रोजगारी में, क्या रेलवे की अपनी यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती? क्या हिंदुस्तान के 4 कोने में रेलवे की अपनी यूनिवर्सिटी हो और रेलवे में जिस प्रकार का मैन पावर चाहिए उसकी पूरी ट्रेनिंग वहां हो, रेलवे में बदलाव आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आपके गले उतरता है ना? आपको समझ आता है ना? उनको नहीं आता है। जो बात एक सामान्य नागरिक समझ सकता है, ये दिल्ली में बैठे हुए नहीं समझ पा रहे। भाइयों बहनों, आज उद्योग बंद पड़े हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, जॉबलेस ग्रोथ ये वर्तमान सरकार की पहचान बन गई है। और अगर जॉबलेस ग्रोथ रहा तो देश का नौजवान का असंतोष देश को बहुत बड़ा संकट डाल सकता है। 70 करोड़ नौजवानों की जिंदगी पर हमने गंभीरता से सोचना पड़ेगा। देश में अधिकतम रोजगार के अवसर पैदा हो, उस दिशा में देश को चलाना पड़ेगा। लेकिन भाइयों बहनों, अगर उद्योग होगा तो रोजगार आएगा, बिजली होगी उद्योग आएगा, अगर बिजली नहीं होगी तो उद्योग कहां से आएगा? भाइयों बहनों, आज देश में 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं। एक तरफ बिजली के कारखाने बंद हैं, दूसरी तरफ देश अंधेरे में डूबा हुआ है। ऐसी सरकार आपने सोची है भाई? घर में सब हो, दाल चावल आटा चूल्हा सब हो, मां भी हो, लेकिन बच्चे भूखे मरते हो, ऐसा कभी सोचा है क्या? ये ऐसी सरकार है मां बेटे की। और कारण क्या? 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने क्यों बंद पड़े? कोयला नहीं है। कोयला क्यों नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जरा लाइए फाइल कहां है? तो दिल्ली सरकार, कांग्रेस सरकार सुप्रीम कोर्ट को कहती है फाइल खो गई है। मेरे कांग्रेस के मेहरबानों, आपकी तो फाइल खो गई है, हमारी तो पूरी लाइफ खो गई है। भाइयों बहनों, कोयले की चोरी मैं कल्पना नहीं कर सकता। नौजवानों को रोजगार कहां से मिलेगा? इतना ही नहीं, गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर डैम बना है और उसके साथ हाइड्रो का पावर प्रोजेक्ट भी लगा है। पूरा डैम बन गया है, उस पर सिर्फ गेट लगाने बाकी है। बहुत बड़े गेट हैं।
7 साल से मैं भारत सरकार को रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे ये गेट लगाने दो। अगर मानो कहीं पर पानी भरने के कारण समस्या होती है तो अपन दरवाजा बंद नहीं करेंगे, खड़ा तो करने दो। पानी तो तब भरेगा ना जब उसके दरवाजे बंद करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा मालूम है? मोदी जी आपकी बात तो सही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, दरवाजे खड़े कर दिए जाए और अगर किसी की रिहेबिलिटेशन की समस्या होगी तो फिर देख लिया जाएगा। 7 साल में 27 बार मैं मिला हूं, हर बार कहते हैं अच्छा मोदी जी नहीं हुआ, अच्छा मोदी जी नहीं हुआ। मेरे महाराष्ट्र के भाइयों बहनों, मुझे ये बात आपको इसलिए कहनी है कि आपके महाराष्ट्र में बिजली का संकट है। अगर ये सरदार सरोवर डैम का काम पूरा होता है तो उसमें से जो बिजली निकलने वाली है 400 करोड़ रुपए की बिजली हमेशा महाराष्ट्र को मुफ्त में मिलने वाली है। शरद राव, आप किसानों की बातें करते हो, दिल्ली सरकार में बैठे हो, अरे कम से कम इतना तो करवा देते, नहीं करवा पाते। देश का कितना नुकसान हो रहा है इसके उदाहरण है। भाइयों बहनों, दुनिया में मुझे एक देश की तरफ ध्यान जाता है, साउथ कोरिया। हमारे बाद आजाद हुआ, बहुत गरीबी वाला देश था, लेकिन उस छोटे से देश ने अवसरों को कैसे लपक लिया और कैसे वहां की जिंदगी बदल दी। आज से 15-20 साल पहले साउथ कोरिया ने यहां ओलंपिक के खेल हुए। अभी तक हिंदुस्तान ओलंपिक खेल को होस्ट करने का सोच भी नहीं पा रहा है। साउथ कोरिया महाराष्ट्र से भी छोटा है देश, उसने ओलंपिक गेम को होस्ट किया और उस इवेंट के द्वारा, उस खेल कूद में मेहमान नवाजी के द्वारा साउथ कोरिया पूरे दुनिया में छा गया। सारे विश्व को साउथ कोरिया की ताकत को मानना पड़ा। वो डेवलप कंट्री बन गया। सारा विश्व साउथ कोरिया की एफिशिएंसी के और व्यापार रोजगार से जुड़ने लग गया। और एक हम ही लोग हैं जिनको कॉमनवेल्थ गेम का अवसर मिला। छोटा सा बच्चा था, लेकिन ये कांग्रेस सरकार है, उस अवसर से दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान बना सकते थे, विश्व में हमारी एफिशिएंसी का परिचय करवा देते थे। ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों ने कॉमनवेल्थ गेम के अवसर को गंवा दिया और दुनिया में इज्जत बनने के बजाय इज्जत बिगड़ गई। भाई, सारा विश्व टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। $3 ट्रिलियन का टूरिज्म का बिजनेस दुनिया के अंदर इंतजार कर रहा है। भारत के पास पूरे विश्व को आकर्षित करने के लिए सब कुछ है भाइयों। दुनिया पागल हो जाए इतना हिंदुस्तान के पास है, लेकिन आए दिन मां बेटियों पर बलात्कार, विश्व भर में भारत की छवि का नुकसान, दिल्ली बलात्कार की नगरी बन गई। भाइयों बहनों, 10 साल में टूरिज्म बढ़ने के बजाय देश का टूरिज्म घटता गया है। विश्व के यात्रियों को हम सुरक्षा का संदेश नहीं दे पा रहे हैं। क्या मेरा भारत ऐसा हो कि दुनिया का कोई इंसान मेरे देश में पैर रखने से पहले डरता हो? यह आपकी वजह से है, आप जिम्मेवार हैं। भाइयों बहनों, टूरिज्म का क्षेत्र ऐसा है, गरीब से गरीब को रोजगार मिलता है और कम से कम इन्वेस्टमेंट से रोजगार मिलता है। ज्यादा पूंजी नहीं लगती, ज्यादा लागत नहीं लगती है। और टूरिज्म ऐसा है
रिक्शा वाला भी कमाता है, बिस्किट बेचने वाला कमाता है, फल फूल बेचने वाला कमाता है, हैंडीक्राफ्ट बेचने वाला कमाता है, अरे चाय बेचने वाला भी कमाता है। भाइयों बहनों, लेकिन उस टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए न इनके पास कोई दृष्टि है न कोई इरादा है। भाइयों बहनों, 2 साल पहले दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ। एक निर्दोष बच्ची को बलात्कार करके बलात्कारियों ने मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली के नौजवान सड़क पर आ गए। दिसंबर जनवरी का ठंड थी, वो फुटपाथ पर बैठ गए, हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने भारत सरकार से लोहा ले लिया। निर्भया के लिए न्याय चाहिए, बेटियों के लिए सुरक्षा चाहिए। और ये जुल्मी सरकार, आपको याद होगा, दिसंबर की ठंड में फुटपाथ पर सोए हुए दिल्ली के नौजवानों पर उन्होंने पानी की बौछार की, अंधेरी रात में की। पूरा देश जग गया। देश निर्भया के लिए न्याय मांगने लगा। हिंदुस्तान के हर गांव में हर नौजवान, हर महिला दिल्ली सरकार के ऊपर फिटकार कर रही थी। तब इन्होंने क्या किया? देश की आंख में धूल झोंकने के लिए 1000 करोड़ रुपया का निर्भया फंड घोषित किया। और देश के टीवी वालों ने, मीडिया वालों ने बड़ी वाहवाही की। वाह, कितना अच्छा काम किया, दिल्ली की सरकार कितनी संवेदनशील है, मैडम सोनिया जी ने कितना महान काम किया। पता नहीं जितनी आरती उतार सकते थे उतारी। बहुत जय जयकार हुआ, मुझे इससे भी इतराज नहीं है। लेकिन भाइयों बहनों, कोई तो पूछो इस देश के लोग आए दिन हमारा हिसाब मांगने के लिए झूठ के जवाब मांगने वाले। एक बार इनको तो पूछो, निर्भया के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड लगाया था, 1 साल में क्या किया? भाइयों बहनों, मुझे दुख के साथ कहना है, मेरे देश की बेटियों को मुझे कहना है, इन लोगों ने, संवेदनहीन सरकार ने 1000 करोड़ रुपए में से 1 नया पैसा खर्च नहीं किया है। डूब मरो जिस देश की बेटियों की इज्जत लुटी जा रही है। और आप अखबारों में सुर्खियां बनाने के लिए बजट में आंकड़े डालते रहते हो। और बेईमानी तो आगे देखिए, इन्होंने अभी जो इंटरिम बजट दिया, उस इंटरिम बजट में फिर से वही धोखाधड़ी, मां बेटियों के गांव पर नमक छिड़कने का फिर से पाप किया। फिर से उन्होंने 1000 करोड़ रुपया निर्भया फंड के लिए और अलॉट कर दिया। आप इन लोगों पे भरोसा कर सकते हैं क्या? आपकी बेटी शाम को घर लौट आए, देर से आने में देर हो जाए, आप बेचैन होते हैं कि नहीं होते हैं? कौन जिम्मेवार? और इसलिए भाइयों बहनों, एक पीड़ा होती है, एक दर्द होता है। क्या कर दिया हमारे देश को इन लोगों ने, और हम कब तक इसका इंतजार करेंगे? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज इस मुंबई के पढ़े लिखे मतदाताओं के बीच में रह करके देशवासियों के सामने मैं पीड़ा प्रकट कर रहा हूं। ये मेरी वेदना राजनीति नहीं है, ये मेरा दर्द सत्ता का खेल नहीं है, ये मेरी पीड़ा समाज नीति में से पैदा हुई है। ये दर्द, आपका दर्द, ये मेरा दर्द है। आपकी पीड़ा, ये मेरी पीड़ा है। भाइयों बहनों,
मैं विशेष रूप से 18 से 28 की उम्र के नौजवानों से आज बात करना चाहता हूं। देर नहीं हो रही ना? मैं विशेष रूप से 18 से 28 उम्र के मेरे देश के नौजवानों से आज सीधी मेरे मन की बात करना चाहता हूं। इसमें है ना 18 से 28 वाले, सारे लोग वही है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज मेरे दिल की बात आपसे बताना चाहता हूं। और राजनीति से ऊपर उठ करके सोचना, चुनाव के दायरे से बाहर निकल करके सोचना, और मेरी बात में सच्चाई ना हो तो यहीं पर उस बात को छोड़ के चला जाना दोस्तों। और मैं बोल रहा हूं मुंबई से, लेकिन मैं देश के 18 से 28 के लोगों को आग्रहपूर्वक मेरी बात समझने के लिए आग्रह करता हूं। देखिए, विद्यार्थी के जीवन में पूरी जो उसकी यात्रा होती है, उसमें +2 की एग्जाम, 12th की एग्जाम, आप उसको 12वीं की बोलते होंगे, +2 बोलते होंगे या 12th बोलते होंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। आपकी पूरी विद्यार्थी जीवन की यात्रा का वो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। और आपने देखा होगा जब 12th की एग्जाम होती है, पूरे घर का माहौल परीक्षा से दबा हुआ होता है। माँ बाप टीवी बंद कर देते हैं, मेहमान आना बंद हो जाता है, कहीं जाना आना है तो जाते नहीं, शादी हो तो भी जाते नहीं। 2400 घंटे घर में एक ही बात, नहीं डिस्टर्ब मत करो, 12वीं की एग्जाम है, उसको परेशान मत करो, 12वीं की एग्जाम है, उसको काम मत बताओ, 12वीं की एग्जाम है। घर में छोटा भाई लड़ता, अरे तुम उसको ले जाओ, वो पढ़ रहा है, डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? क्योंकि अगर 12वीं की परीक्षा में कोई गड़बड़ हो गई, मार्क कम आ गए, तो आपके सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। और अच्छे आ गए तो जिंदगी बन जाती है। डॉक्टर बनना, वकील बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेशन में जाना, आईएएस बनना, आईपीएस, कहीं पर भी जाना, सारे दरवाजे खुल जाते हैं। जिस प्रकार से विद्यार्थी के जीवन में 12वीं की एग्जाम एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, वैसे इंसान की जिंदगी में जन्म से मृत्यु तक अनेक घटनाएं आती है, जाती हैं, उतार चढ़ाव आता है, जाता है, लेकिन 18 से 28 की उम्र सबसे महत्वपूर्ण उम्र होती है, गोल्डन पीरियड होता है। 18 से 28 में ही उसके जीवन की सारी नींव रखी जाती है। वो क्या पढ़ेगा, वो क्या करेगा, नौकरी कहां करेगा, सेटल कहां होगा, परिवार कहां पसंद करेगा, घर गृहस्थी कहां बसाएगा, सारी बातें 18 से 28 में होती है। ये 10 वर्ष आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण होता है। किसी की 18 से 28 की उम्र में अचानक परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, महत्वपूर्ण व्यक्ति की, तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। 18 से 28 की उम्र में कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई और आपके कुटुंब को कोई नुकसान हो गया, तो आपकी जिंदगी तबाह हो जाती है। लेकिन कोई 75 साल का इंसान हो, उसके जीवन में अगर 2-5 साल बिगड़ जाए तो कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई 60 साल रिटायर्ड आदमी है, उसकी जिंदगी में 2 साल बिगड़ जाए तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। लेकिन 18 से 28 के गोल्डन पीरियड में अगर आपके
5 दिन भी बिगड़ गए तो आपकी पूरी जिंदगी की यात्रा हिल जाती है। आपके जीवन का यह महत्वपूर्ण कालखंड है और ऐसे समय जब आपके जिंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय करने हैं, जिंदगी बनाने की दिशा तय करनी है, इसके आधार पर आपकी 70, 80, 100 साल जितना भी जिए इस पर जीने वाले हैं। अगर ऐसे समय दिल्ली में निकम्मी सरकार होगी, आपका क्या होगा सोचिए दोस्तों। आपके 5 साल अगर बिगड़ गए तो आपकी जिंदगी कहां जाकर के रुकेगी। और इसलिए देश को जो भी सोचना है सोचे। 18 से 28 के लोग आप अपना सोचिए। आपकी जिंदगी ही अंधेरे में डूब जाएगी तो आप देश के लिए काम कैसे आएंगे। मुझे चिंता देश के 18 से 28 की उम्र के लोगों की ज्यादा है। ये उनके जीवन का ऐसा समय है 5 दिन भी उनकी जिंदगी के खराब नहीं होने चाहिए। और इसलिए दिल्ली में सरकार निकम्मी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में काम करने वाली सरकार चाहिए। 18 से 28 की उम्र का भाग्य बदलने वाली सरकार चाहिए। और इसलिए मेरे 18 से 28 के भाइयों बहनों, आप सिर्फ वोटर रहे नहीं है, आप कैनवासर बनिए। अभी 2 दिन का समय आपके पास है। हिंदुस्तान के अन्य राज्यों को अभी 20 दिन तक समय है। निकल पड़िए दोस्तों, वोटर नहीं कैनवासर बनिए। हर घर गली जाइए, लोगों को प्रेरित करिए, दिल्ली में मजबूत सरकार बनाने के लिए कदम उठाइए। भाइयों बहनों, मैंने पहले ही कहा था, अब दिल्ली में 300 कमल के साथ सरकार बनानी है और उसके साथ महायुति के मेरे साथियों को भी लेके जाना है। भाइयों बहनों, एनडीए 300 से भी ज्यादा, महायुति पूरा महाराष्ट्र हमारा। इस मिजाज से इस चुनाव में मतदान होना चाहिए। भाइयों बहनों, तीर कमान भी हमारे हैं, कमल भी हमारा है। हमने सबने मिलकर के महायुति को विजयी बनाना है, दिल्ली में मजबूत सरकार बनानी है और 18 से 28 का भाग्य आपके हाथों से तय होना है। भाइयों बहनों, आप लोगों ने मुझे जो प्यार दिया है, देश ने जो प्यार दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका प्यार बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके सपनों को कभी भी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। जीऊंगा तो भी आपके लिए, जूझता रहूंगा तो भी आपके लिए, और हम सब मिलकर के भारत के लिए जिएंगे, भारत के भविष्य के लिए जिएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।